जी बच्चों ये यूनिट नंबर 3 है। उसमें सिलेक्टेड टॉपिक है वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सिंपल से टॉपिक है और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी इतना मुश्किल नहीं होते, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम वर्क। When force act on the body, and body cover some distance in the direction of when force act on the body and body cover distance in the direction of force, then we say some work has been done. कुछ काम हुआ, वर्क हुआ। मैथमेटिकली वर्क है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। फर्स्ट कह रहे हैं ये बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लग रही है और इधर डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वर्क। डॉट को कैसे ओपन करते हैं? एफ डी कॉस थीटा। ये इसके यू में लिखते हैं डी एफ कॉस थीटा। एक ही बात है क्योंकि वर्क डॉट प्रोडक्ट है, इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। एफ डॉट डी बराबर डी डॉट एफ। डी मल्टीप्लाई एफ कॉस थीटा। ये क्या चीज़ है? अब डिस्टेंस के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर ले। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। अब ये जो डी कॉस थीटा है, ये कौन सा डिस्टेंस है? इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डी कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो फोर्स की डायरेक्शन में है, लिहाजा जब एफ के साथ डी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा या वो फोर्स जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में है उसको आप एफ कॉस थीटा कहेंगे। तो इस प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं, एफ डी कॉस थीटा या डी एफ कॉस थीटा। इट इज कॉल्ड वर्क। its value, its magnitude depend on angle theta. Work is equal to f d cos theta. For acute angle, acute कितना होता है? less than 90. Work is positive. And for obtuse angle, greater than 90, work is taken negative. Acute angle में वर्क पॉजिटिव होता है, जबकि obtuse एंगल में वर्क नेगेटिव होता है। यूँ कह लें कि when theta is between 0 and 90, work is positive, and between 90 and 180, work is negative. (90 to 180) वर्क नेगेटिव है, 0 to 90 के दरमियान वर्क पॉजिटिव है। What are units of work? चूंकि वर्क है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क है।
ऐसे यूनिट में यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, जिसे जाउल कहते हैं। फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस मीटर। सीजीएस सिस्टम में जो वर्क है जो कि एफडी होता है, डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, उसे अर्ग कहते हैं। जाउल और अर्ग में से कौन सा बड़ा है? 1 जाउल इज 10 पावर 7 अर्ग। एक जाउल 10 पावर 7 अर्ग के बराबर है। एक छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.6 10 पावर -19 जाउल के बराबर है। किलो वाट आवर होता है, ये भी एनर्जी है, 3.6 मेगा जाउल के बराबर है। सो दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी। किलो वाट आवर 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जाउल के बराबर है। अगर मेगावाट आवर हो तो ये 3.6 गीगा जाउल के बराबर 10 पावर 9 हो जाएगा। अगर गीगावाट आवर हो तो 3.6 पीटा जाउल हो जाएगा। तो यहाँ 10 पावर 3 एक ज़्यादा होगी। मेगा की 10 पावर 6 होती है, गीगा की 10 पावर 9 हो जाएगी। इसी तरह अगर पीटा वाट आवर है तो ये 3.6 क्या हो जाएगी? टेरा। अगर टेरा वाट आवर हो तो एक्सा, 3.6 एक्सा जाउल हो जाती है। सो दीज आर ऑल यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। वर्क डन बाई यूनिफॉर्म और वेरिएबल फोर्स। जहाँ यूनिफॉर्म फोर्स होती है वहाँ एफ डी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है मगर फोर्स की वैल्यू एक ही है, फिक्स है, फोर्स में चेंज नहीं आ रही। जब फोर्स की वैल्यू सेम रहे एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, वो इसे वर्क फोर्स इज यूनिफॉर्म। इसका वर्क कैसे मालूम किया जाता है? इसका वर्क मालूम करने का तरीका है एरिया अंडर एफ डी ग्राफ। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है इसके अंडर जितना भी एरिया होगा, ये सारे का सारा एरिया किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर है। क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रही है या रेक्टेंगल बन रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो F मल्टीप्लाई डी हो जाएगा और एफ डी क्या होता है? वर्क। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क हो, मसलन ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मुसलसल चेंज हो रही, कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, इस किस्म का ग्राफ आ रहा है। यहाँ फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ है डिफरेंट डिस्टेंस पे। उसका तरीका ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें इस पूरे डिस्टेंस के टुकड़े कर लें। पहला टुकड़ा है डेल्टा D1 और इस टुकड़े में जो फोर्स है फ़र्ज़ करें वो क्या है? F1 है। दूसरे टुकड़ा डेल्टा D2 है, इसमें फोर्स की वैल्यू क्या है? F2 है। ठीक, तो इसी तरह आप हर टुकड़े में इस पूरे डिस्टेंस के टुकड़े कर लें और हर टुकड़े में फोर्स की वैल्यू अलग होती है। अब हर टुकड़े का अलग अलग वर्क करते हैं। F1 डॉट डेल्टा D1, F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। जो सेकंड वर्क होगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। थर्ड का क्या होगा? F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3। अल्टीमेटली सब कुछ सम अप कर लें, जमा कर लें तो वर्क फ्रॉम
ए पॉइंट टू बी पॉइंट या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, इन तमाम इंडिविजुअल वर्क को जमा कर लें, W1, W2, W3 अप टू सो ऑन, तो ये नेटवर्क टोटल वर्क आएगा ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। सो जब सबको सम अप करेंगे सिग्मा 1 से लेकर n तक सबको सम अप करें फ्रॉम 1 टू n, आई एक इंटीजर है जिसकी लिमिट है फ्रॉम 1 टू n एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई, तो ये टोटल वर्क को शो करेगा। दैट इज टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये जो एरिया अंडर ग्राफ का रूल है ये आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी जो एरिया अंडर ग्राफ होगा ये सारे का सारा ये वर्क के बराबर होगा। तो चाहे यूनिफॉर्म फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, एरिया अंडर ग्राफ किसकी वैल्यू बताएगा? वर्क की वैल्यू। तो एरिया अंडर ग्राफ का असूल यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है? कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशन है। पहली ये है फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क का डिपेंड रास्तों पे ना हो, आप किसी भी रास्ते में वर्क करें वर्क की वैल्यू सेम आ जाए, उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। दूसरी ये है कि फील्ड इन विच वर्क डन along closed path is 0। तो ऐसा फील्ड जिसमें फोर्स ऐसी मौजूद है जो ऐसा वर्क करे कि क्लोज पाथ का टोटल वर्क 0 हो। हसन, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। आपने ए से सी पे जाना है, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे डायरेक्ट जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं। अगर वर्क की वैल्यू ए से सी तक सेम है, रास्तों पे डिपेंड ना करे, तो ये कंजर्वेटिव है। ये पहली डेफिनेशन है कि आप ए से सी तक वर्क करना चाहते हैं, चाहे इधर से वर्क करें, चाहे इधर से वर्क करें, चाहे सीधे जाएं। अगर वर्क का डिपेंड रास्तों पे नहीं है तो ये कौन सा फील्ड होगा? कंजर्वेटिव। जबकि दूसरा है कि आप ए से चलें और दोबारा ए तक पहुँचें, ये क्लोज पाथ है। अगर क्लोज पाथ का टोटल वर्क 0 हो जाए तो ये भी कौन सा फील्ड होगा? कंजर्वेटिव। तो ये दोनों डेफिनेशन है। तो बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? जितना बॉडी का वेट होता है। ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है? जितना बॉडी का वेट है। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें जो फोर्स होती है किसी चार्ज पार्टिकल पे वो QE के बराबर होती है। इस फोर्स से वर्क करें वो भी कंजर्वेटिव होगा। इसी तरह स्प्रिंग फोर्स है जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। F इज इक्वल टू -kx, इससे वर्क करें तो भी कंजर्वेटिव है। ये दोनों कंडीशन ओबे करेंगे। तो ये सारी की सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ये फील्ड कंजर्वेटिव हैं। नॉन कंजर्वेटिव में क्या आएंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। नॉन कंजर्वेटिव में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग फोर्स, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, रिएक्शन फोर्स, ये सारी के सारी नॉन कंजर्वेटिव हैं। ये किस कंजर्वेटिव की कंडीशन को ओबे नहीं करती।
फोर्स है, इसके अंदर ग्राफ है ये, व्हाट इज टोटल वर्क डन। नेटवर्क डन क्या होगा, कितना होगा? ये पहला वर्क है, इसके अंदर ग्राफ ये बनेगा, ये दूसरा ग्राफ है, इसके अंदर ये ग्राफ है, तीसरा है, इसके अंदर ये ग्राफ है। तो यहाँ जो ग्राफ है वो कौन सा है? फोर्स बेस मल्टीप्लाई हाइट, फोर्स 10 है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये कितना हो गया? 10। सेकेंड केस में फोर्स अब -10 है और डिस्टेंस फिर 1 to 1 मीटर है, -10 जॉल। तीसरे केस में फोर्स मैक्सिमम 10 है, डिस्टेंस 2 to 3 1 है, तो ये फिर +10 हो गया। तो टोटल वर्क कितना बनेगा? 10 जॉल। तो एरिया अंडर ग्राफ से आप वर्क मालूम कर सकते हैं। अगर ये बॉडी है, डिस्टेंस है, ये फोर्स है, एंगल 60 बना रही है, तो बताइए जो वर्क है पहला ऑप्शन है FD cos 60, FD sin 60, FD cos 30, both B and C। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस लेनी है, ये 60 है, अगर इसके एफ के कंपोनेंट कर लिए 90 होगा, जिस पर दोनों कंपोनेंट आ जाए वो cos, ये साइन, तो ये f साइन 60 हो गया। ये एंगल कितना बचा है? 30, टोटल 90 होता है, 60 हो तो ये 30 बच जाएगा। इसके कंपोनेंट्स करें तो ये अब cos कंपोनेंट ये होगा f cos 30, तो f cos 30 और f sin 60 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जो वैल्यू sin 60 की होती है वही वैल्यू cos 30 की होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन सही होगा। देखा जाता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है। अगर फोर्स बराबर है I - J + 3K एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2I + 2K, वर्क क्या होगा? तो वर्क क्या है? सिंपल डॉट है, F डॉट D। डॉट कैसे लेते हैं? I वाले को I से मल्टीप्लाई किया, J वाले को J से मल्टीप्लाई करें और K वाले को K से, तो 8 जॉल का वर्क आ गया। सिंपल डॉट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर फोर्स बराबर है 3I, डिस्प्लेसमेंट बराबर है 4K, कितना वर्क होगा? कितना वर्क होगा? 12। I J, I वाला I से मल्टीप्लाई होता है, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। यहाँ तो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि एक I के लॉन्ग है, एक J, दोनों के दरमियान एंगल 90 है। अगर F और D परपेंडिकुलर हो तो वर्क ज़ीरो होता है, तो इस केस में ज़ीरो वर्क है।
पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी बॉडी की काम करने की शरह, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी बॉडी ने कितना काम कितने टाइम में किया, इसमें टाइम इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वर्क मालूम नहीं करना, बल्कि वो वर्क बॉडी ने कितने टाइम में किया, टाइम इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर दो बॉडीज़ हैं, एक ने काम किया 100 जॉल का, टाइम लगाया 10 सेकंड, एक ने काम किया 100 जॉल का, टाइम लगाया 1 सेकंड। दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि काम करने की एबिलिटी एनर्जी होती है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों का वर्क या एनर्जी सेम है। क्या पावर भी दोनों का सेम है? पावर का ताल्लुक टाइम से है। जिसने कम टाइम लगाया उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो टाइम जितना कम होगा पावर उतनी ज़्यादा होती है। इसकी डेफिनेशन है, वर्क होता है एफ डॉट डी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी होती है। तो रेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ आल्सो पावर। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी क्या होता है? पावर होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये भी पावर है। इसकी यूनिट क्या है? वर्क यूनिट जाउल में लें, टाइम का सेकंड में तो वाट है। अगर एक जाउल का काम 1 सेकंड में हो तो पावर कितनी है? वाट। इसका बड़ा यूनिट किलोवाट है। किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। और अगर किसी बॉडी ने काम किया 550 फीट पाउंड का, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, उस पावर को कहा जाता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर है 550 फीट पाउंड पर सेकंड। फीट पाउंड भी किसका यूनिट है? वर्क का। फोर्स पाउंड में और डिस्टेंस फीट में। एल बी पाउंड है, फोर्स है, पढ़ा था हमने। अगर बॉडी 550 फीट पाउंड का काम 1 सेकंड में करे तो पावर कितनी होती है? हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर बड़ा यूनिट है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 वाट में कितने हॉर्स पावर होंगे? डिवाइड कर लें। 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? अभी पढ़ा। ये पावर मल्टीप्लाई टाइम है। जब भी पावर टाइम से मल्टीप्लाई होती है, पावर है किलोवाट, मतलब 1000 वाट। वाट होता है जॉल पर सेकंड। आवर टाइम है 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। 3.6 10 पावर 6 जॉल, तो वही 3.6 मेगा जॉल। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? 3.6 मेगा जॉल। पाउंड बना लेते हैं। जाउल होता है न्यूटन मीटर, जबकि फीट पाउंड जो है, इसमें डिस्टेंस कितना है? फीट और फोर्स है पाउंड। आप क्या करें? पाउंड के न्यूटन बना लें। 4.45 न्यूटन का 1 पाउंड होता है। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 0.3048 मीटर। गोया जो फीट पाउंड है ये कितने जाउल के बराबर होगा? तकरीबन 1.14 या 1.4 जाउल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 4.45 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये लगभग 1.4 के अबाउट आता है। तो थोड़ा फ़र्क है। 1 फीट पाउंड तकरीबन 1.4 जाउल के बराबर है। थोड़ा सा फ़र्क है।
कुछ MCQs करते हैं. A man with 60 kilogram weight climb up stair with 20 kg weight on his head. The stair has 20 step. सीढ़ियों में कितने स्टेप हैं? 20. Being each being 15 centimeter. It takes 10 seconds to climb. Find power. पावर बताइए. अब पावर होती है वर्क बटा टाइम. अब चूंकि हाइट पे जा रहा है स्टेयर पे, जो वर्क करेगा वो उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा. पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, mgh डिवाइडेड बाय टाइम. मास आप 20 यूज़ करेंगे. जो वेट उठाया हुआ है उसका अपना वज़न शामिल नहीं करना, जितना वेट उठाया हुआ है. और कितनी हाइट हो गई, कितने स्टेप हैं? 20. और हर स्टेप कितना ऊंचा है? 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर. तो ये टोटल हाइट आ गई. हर सीढ़ी कितनी चौड़ी है? 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर. कुल कितने स्टेप हैं? 20. तो टोटल हाइट ये बन गई. टाइम कितना लगा ऊपर चलने में? 10 सेकेंड. तो mgh सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और पावर निकालेंगे. 240 वाट आंसर निकालना है. What horsepower is used कितनी हॉर्स पावर चाहिए when an engine pull a train? चेक कर लेना. When an engine pull train with a force of 2000 Newton at 96 किलोमीटर पर आवर. अब आपको ये पावर चाहिए हॉर्स पावर में. पहले वाट में आंसर आएगा, वाट के हॉर्स पावर बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? 746 पे डिवाइड करके. अब इसमें दो चीज़ें हैं, फोर्स भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है. इसके मीटर पर सेकंड बना लें. पावर का फार्मूला F.V इस्तेमाल करें. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी पावर है. A person hold a bucket of weight 60 Newton he walks 7 meters along horizontal
and then climb up 5 meters. Total work done. ऑप्शन भी है 100, 200, 300 और 400. वर्क बताना है जाउल. वर्क बताइए. तो जहाँ तक हॉरिजेंटल का ताल्लुक होता है 7 मीटर पहले हॉरिजेंटल गया और फिर ऊपर गया कितना 5 मीटर. हॉरिजेंटल वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना होता है 0, क्योंकि बॉडी का वेट कहाँ ऐड करता है डाउनवर्ड. आप हॉरिजेंटल जाते हैं, डिस्टेंस हॉरिजेंटल है, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 90. तो ग्रेविटेशनल वर्क हमेशा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 0 लेते हैं. तो 7 मीटर वाला स्किप हो जाएगा. जस्ट आपको 5 मीटर हाई वाला चलना है. वर्क इसकी इक्वल होता है पोटेंशियल के बराबर mgh से करेंगे. ये mg क्या है वेट है. वेट की वैल्यू गिवन है 60 न्यूटन. तो 60 को मल्टीप्लाई कर दें सिंपल 5 के साथ 300 आंसर है. A particle move (20I) plus 15J minus 5K. And cover distance (6I minus 4) with speed. ये स्पीड है 6I minus 4J plus 3K मीटर पर सेकेंड. ये न्यूटन में है और ये मीटर पर सेकेंड में है. आपको पावर बतानी है. तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे F डॉट V. डॉट का तरीका क्या होता है, I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ. What horsepower was required to pump 2500 किलोग्राम of water up 100 meter in 5 minutes. पानी को नीचे से खींचना है. कितना पानी खींचना है 2500 किलोग्राम. कितने हाइट ऊपर खींचना है 100 मीटर. कितने टाइम में 5 मिनट में. पावर होती है वर्क ओवर टाइम. वर्क इक्वल टू mgh बाई टाइम. तो इसमें मास पुट कर लेंगे, g को 10 पुट कर लें 9.8. हाइट 100 मीटर है और टाइम 5 मिनट है. मिनट के सेकंड बना लेंगे.
A particle move in a circle of radius r with constant speed v. Work done in one rotation. एक रोटेशन में कितना काम होगा? ऑप्शन है mv² r क्रॉस 2πr, हाफ mv² mv² मल्टीप्लाई πr, डेल्टा ऑप्शन है 0। की होएगा जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो किस फोर्स के तहत मूव करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। मास m slide down along surface of ball of radius capital R from rim to bottom. Velocity at bottom. बॉटम में पहुंच के बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? ये बाउल है जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। उसकी रिम पे एक बॉल को स्लाइड किया गया यहाँ से, जब वो बॉटम पे पहुंची उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है ये बताइए। बॉल है, उसके रिम पे बॉल को छोड़ा, उसने स्लाइड किया, बॉटम पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब चूंकि कुछ हाइट पर है, इसकी हाइट कितनी है? जितना रेडियस है। हाइट की वजह से इसमें पोटेंशियल है mgr। ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, m से m कैंसिल हो गया। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 2gr या v इज इक्वल टू √2g। तो वैसे इसे 2gh अंडर रूट कहते हैं। एक है 1 watt इज डिफाइंड एज चलें आखिरी कर लेते हैं। एक वाट कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 जॉल वर्क इज डन इन 1 मिनट। सेकेंड ऑप्शन है 0.1 जॉल
work is done in 1 second. CA point 1 of work is done in 0.1 meter. 0.2 joule work is done in 0.2 second. कौन सा ऑप्शन चंगा है? डेल्टा. तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. इसके आप फर्दर MCQs स्टडी करें, पढ़ें. टेस्ट तो अच्छा होगा, टेस्ट की तैयारी करें. थैंक यू.